हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 5वें लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस लेक्चर में जो है हम एक नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कि C++ का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ करना चाह रहे होंगे अपने प्रोग्राम्स में इस लाइब्रेरी के फंक्शंस को। तो इसको हम जो है वो अपने कंपाइलर में कैसे लिंक करेंगे इस लाइब्रेरी को और इसके फंक्शंस को, जो है फिर वो कंपाइलर जो है वो प्रॉपर्ली रीड करेगा और उनको जो है हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकेंगे। तो इस नॉन स्टैंडर्डाइज जो लाइब्रेरी का नाम है वो है कॉन.io। हम इस लाइब्रेरी को जो है वो यूज़ करेंगे। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको जो है कंपाइल कैसे करेंगे अपने मिंग डब्ल्यू जो है वो कंपाइलर के साथ, MINGW कंपाइलर, जो कि हम थ्रू आउट इस सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ हम कंपाइल करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। कॉन.io जो है वो बेसिकली कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती है जो आप कंसोल जो है आपकी, जो कि MS-DOS स्टाइल की कंसोल होती है, जिसके ऊपर आपको आउटपुट आती है आपके प्रोग्राम्स की, कंसोल विंडो कहलाती है। और उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर्ली कुछ फंक्शन जो है वो इस लाइब्रेरी के ऑथर्स ने लिखे हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वर्जन हैं इस लाइब्रेरी के जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कंपाइलर्स को टारगेट करने के लिए डिफरेंट जो है वो वर्जन्स लिखे गए हुए हैं इस लाइब्रेरी के। लेकिन अगर आप इस लाइब्रेरी को यूनिक्स बेस्ड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करना चाह रहे होंगे तो ये उधर वर्क नहीं करे, क्योंकि ये बेसिकली विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कंपाइलर हैं उनके लिए ये लाइब्रेरी लिखी गई हुई है। तो ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूनिक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी जो कंसोल है उसको हैंडल करने के लिए आप कोई फंक्शंस जो आप यूज़ करना चाह रहे होंगे तो वो अलहदा से लाइब्रेरीज़ लिखी गई हैं, हम उनको अभी ज़िक्र करेंगे। उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आने वाले लेक्चर में। मिंग डब्ल्यू जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक कॉन.io.h लाइब्रेरी जो है वो एडिड है, लेकिन उसमें बहुत सारे फंक्शंस नहीं अवेलेबल हैं आपके पास। तो हम क्या करते हैं कि एक थर्ड सोर्स से जो है वो उस कॉन.io का एक वर्जन डाउनलोड करेंगे और उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। आप जो है वो इस लिंक से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो वर्जन हम इस सीरीज़ में यूज़ करेंगे। देन आप उसको वो मिंग डब्ल्यू की जो मेक फाइल है उसके साथ कंपाइल करेंगे। हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस लिंक से जो है आप जाके उस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने चूँकि वो ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आपके पास वो लाइब्रेरी का लिंक आएगा डाउनलोड, और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जब वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया हुआ है, तो एक फ़ोल्डर में मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया उस ज़िप फाइल से। तो आपके पास इस तरह से कुछ फाइल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। ये मेक फाइल जो है इसके ज़रिए जब आप कंपाइल करेंगे तो आपके पास जो है वो जो इस लाइब्रेरी की जो है वो आपके पास लिब फाइल जो है वो आ जाएगी और ऑब्जेक्ट फाइल आ जाएंगी आपके पास, जिनको आप अपने लिंकर्स के साथ लिंक करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस मेक फाइल को जो है कंपाइल कैसे करना है, अगर आप अपने मिंग डब्ल्यू के फ़ोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक मेक फाइल यूटिलिटी अवेलेबल होगी, उसके साथ आप इसको कंपाइल करेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी जगह पे आपके पास मिंग डब्ल्यू के फ़ोल्डर में वो अवेलेबल है। मेरे पास जो है वो कोड ब्लॉक्स जो है वो बेसिकली जब मैंने इंस्टॉल किया तो मिंग डब्ल्यूज़ के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। जब आप कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करते हैं तो कोड ब्लॉक सी जो है ड्राइव के ऊपर मेरे प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो मैं कोड ब्लॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये मिंग डब्ल्यू है और मिंग डब्ल्यू के अंदर आपके पास
जो है वो मिंग W32 का एक फ़ोल्डर होगा और इसके बिन, और बिन के अंदर गालिबन बिन के फ़ोल्डर में ये जो है बिन के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास कोड ब्लॉक में मिंग डब्ल्यू, और बिन के फ़ोल्डर में आपके पास ये मिंग 32 मेक डॉट एक्जी, क्योंकि आपने वो 32 बेस्ड मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने कोड ब्लॉक्स का जो है वो मिंग डब्ल्यू जब मैंने इंस्टॉल किया कोड ब्लॉक्स के साथ, तो मैंने उसी वक्त उसको बता दिया कि मेरे पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वही वर्जन मेरे पास मेक फाइल का अवेलेबल हो गया। तो हम इस यूटिलिटी के ज़रिए जो है अपनी उस इस जो लाइब्रेरी को है कंपाइल करेंगे, जो कि कौन आयो की हमने डाउनलोड की, और इसकी ये जो मेक फ़ाइल है इसको जब हम कंपाइल करेंगे यूजिंग दिस लाइब्रेरी मिंग W32 हाइफन मेक डॉट एक्जी, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ जो है वो कंपाइल होके आ जाएंगी, और उनको हम लिंक करेंगे अपने एडिटर में, एडिटर की लिंकर ऑप्शन में, तो देन हम उस लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कर सकेंगे अपने प्रोग्राम में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लाइब्रेरी के ज़रिए आप इसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं इस मेक फ़ाइल को। दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इस जो है वो रिलेटिव पाथ के ऊपर आएंगे, यानी ये जो आपका पाथ है, और फिर देन आप इस एक्जी फाइल को लिखेंगे, और देन आपको इस लाइब्रेरी का जहाँ पे भी आपने इसको डाउनलोड किया है उसका जो रिलेटिव पाथ है, जैसे कि मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर में पड़ी है, तो देन आप इसका कंप्लीट ये पाथ लिख के और इस फाइल का नेम लिखेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पाथ को जो है अपनी इस लाइब्रेरी के पाथ को जो है वो विंडोज़ के जो एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल है उसमें लिख देंगे, देन आपको ये इसका कंप्लीट पाथ लिखना ज़रूरी नहीं है विंडोज़ में। विंडोज़ में जो है वो आप पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे आप इसको लिख सकते हैं, उसके लिए आप राइट क्लिक करके सिस्टम में जाएंगे और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास ये एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, और इसमें ये जो है आपके पास पाथ का एक वेरिएबल होगा, इसको आप एडिट करें, और यहाँ पे चूँकि मैंने ऑलरेडी उसका पाथ कंप्लीट लिख दिया हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स, कोड ब्लॉक्स, मिंग डब्ल्यू और बिन, और इस फोल्डर के अंदर जो यूटिलिटीज़ जो फाइल्स मैं कमांड्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, फिर मुझे इस पाथ पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप उस पाथ को इंक्लूड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कंप्लीट पाथ लिखें हर दफ़ा अपने कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देन हम क्या करेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि जो मेरी एक वो फाइल है, जो लाइब्रेरी मैंने डाउनलोड की है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, तो मैं डेस्कटॉप के फ़ोल्डर पे चला जाऊँगा और डायरेक्टरी लिखूँगा, तो मेरे पास सॉरी dir लिखूँगा, तो ये मेरे पास इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है एडिटर का बड़ा कर लेते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और फॉन्ट स्टाइल जो है वो मैं 28 कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली वो नज़र आ जाए। तो डेस्कटॉप पे मैं गया और मेरे पास जो है वो ये डायरेक्टरी एक पड़ी है, इसमें मैंने वो डाउनलोड की थी अपनी लाइब्रेरी, तो मैं उस पाथ पे चला जाता हूँ और अगेन डायरेक्टरी लूँगा, तो इसमें ये कौन आयो 21 के नाम से जो है वो एक डायरेक्टरी, जब मैं इसको अनजिप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी वहाँ पे। तो कौन आयो 21 जब मैं लिखूँगा मे बी ये इसके लिए प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, उसकी डायरेक्टरी का नाम उसने, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बनी थे तो उसने एक
वन ऑटोमेटिकली उसके साथ लिख दिया है। जब मैं डायरेक्टरी लूँगा तो इसमें ये कौन आयो अगेन एक बनी होगी मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि कौन आयो 21 में जाऊँगा और यहाँ पे वो फाइल मेरे पास आ जाएगी, ये मेक फ़ाइल। तो मैं इस फाइल को कंपाइल करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि वो जो मिंग डब्ल्यू की जो मेरे पास वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फंक्शन है मेक फ़ाइल का, जो कि मैंने आगे आपको बताया था, मिंग 32 डैश मेक, इस फाइल को मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा और इसको मैं बताऊँगा कि आपने कौन सी फ़ाइल को कंपाइल करना है। तो इस लाइब्रेरी का पाथ क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट में ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो मुझे अगेन उस लाइब्रेरी का पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस मेक फ़ाइल को जो है वो कंपाइल करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मिंग w32 डैश मेक, जो कि एग्जैक्ट ये मेरी इस फाइल का नाम है, मिंग w32 डैश मेक। तो इस फाइल का नाम लिख के मैं एक -f स्विच लिखूँगा, सॉरी -f, और फिर मैं जो है वो अपनी मेक फ़ाइल लिख दूँगा यहाँ पे, जो कि इस पाथ के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, मेक फ़ाइल। जब मैं एंटर करूँगा तो ये उसको कंपाइल करेगा और फिर जो है उससे जो आप देखिएगा कि इस बात के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो मेरे पास अब फाइल्स आ चुकी होंगी। ये देखें, जब मैंने इसको कंपाइल किया तो ये .o फाइल आ गई है मेरे पास, और इसके अलावा जो है वो कुछ एक्स्ट्रा उसने कंपाइल करके कुछ लाइब्रेरीज़ जो है वो क्रिएट कर दी होंगी, जिनको मैं अपने लिंकर में यूज़ कर सकता हूँ। जब आप ये .a libconaio.a ये भी लाइब्रेरी फ़ाइल कहलाती है। जब आपने इस मेक फ़ाइल किया तो उसने क्या किया कि ये कंपाइल किया इस मेक फ़ाइल को और आपके उस पाथ के ऊपर जो कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स को कंपाइल करने के बाद जनरेट कर दिया। अब हम इन जो क्या करेंगे कि कोड ब्लॉक्स में जो है वो अपने लिंकर के ऑप्शन में वहाँ पे जाने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे कंपाइलर को क्लिक करते हैं, और कंपाइलर में जो है वो आपके पास लिंकर सेटिंग का टैब है। ये देखें, लिंकर सेटिंग का टैब है, और यहाँ पे मैंने ये देखें दो ऑलरेडी जो है वो पाथ इंक्लूड कर दिए हुए हैं। ये बेसिकली क्या है कि मैंने libconaio.h, इनको मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, libconaio अंडरस्कोर unicode.a, ये दो लाइब्रेरीज़ जो जब मैंने कंपाइल किया तो ये दो लाइब्रेरीज़ जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपको मैं बताता हूँ, libconaio अंडरस्कोर unicode.a और libconaio.a, इन दो लाइब्रेरीज़ को जो है वो मैंने अपने लिंकर में जो है वो पाथ उनका मैंने दे देना है। तो पाथ जो है वो यही है। ये चूँकि ये पाथ जो है ये मैं नहीं उस लिंकर को दे रहा, क्योंकि ये जस्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था जो ऑलरेडी जो क्या है वो मैं इंस्टॉल कर चुका हुआ था पहले, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। मेक फ़ाइल जो है ये आपके पास आएगी और उस मेक फ़ाइल कमांड के ज़रिए आपने जो है वो इसको कंपाइल कर लिया और आपके पास लाइब्रेरीज़ आ जाएंगी जो कि libconaio.a, libconaio_unicode.a, और इनको जो है वो आपने अपने कोड ब्लॉक्स के जो है वो कंपाइलर की सेटिंग में, लिंकर सेटिंग में इनके पाथ को ऐड कर लेना है, जो कि आप जब आप ऐड करेंगे और यहाँ पे आप इसके ज़रिए ब्राउज़ करके भी वहाँ पे जा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो उस पाथ को इधर लिख दें और इन दो लाइब्रेरीज़ को जो है वो आप ऐड कर लें। देन आप क्या करेंगे, जब आपने इन दो लाइब्रेरीज़ के पाथ दे दिए तो फिर वो लिंकर जो है वो CONAIO के जितने भी फंक्शन आप इंक्लूड करेंगे उनको लेने के लिए इस पाथ के ऊपर आएगा। तो आप मेक श्योर, अब ये देखिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ CONAIO 2। अगर मैं CONAIO 2 नहीं लिखूँगा
तो ये जो मिंग डब्ल्यू का डिफ़ॉल्ट कौन आयो है ये आ जाएगा, और मे भी ये फंक्शंस उसके अंदर नहीं लिखे होंगे, और जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये उनका एरर जनरेट कर देगा। ये टेक्स्ट बैकग्राउंड मींस कि अगर आप जो भी टेक्स्ट आप आउटपुट, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, सॉरी इसको जो है वो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे पहले कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट बैकग्राउंड, और मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हो, तो मैं रेड लिख दूँगा और सेमीकोलन। और अगर टेक्स्ट का जो कलर है, जो कि हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, इसका बैकग्राउंड तो रेड कलर का हो जाएगा, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो अगर मैं चेंज करना हो तो मेरे पास एक फंक्शन है टेक्स्ट कलर, और मे बी मैं यहाँ पे वाइट लिख देता हूँ और सेमीकोलन। मैं जब ये वाइट लिखूँगा तो ये बेसिकली ई नम्स हैं। ई नम्स को जो है वो हम अगले लेक्चर में डिफाइन जो है वो जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे फंक्शंस को पास करनी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे रेड नहीं लिखता, और रेड के लिए देखें उसने =4 किया हुआ है, तो ये जो है इनोमिनेटर जो है ये रेड अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये 4 है। अगर आप यहाँ पे 4 भी लिख दें तो ये रेड ही कंसीडर होगा। तो ये इनम्स जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप रेड और वाइट लिख देते हैं। तो जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो conaio.h फाइल है जो ऑलरेडी मिंग डब्ल्यू के अंदर इंक्लूड है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो हम एक थर्ड सोर्स जो है वो उनका वर्जन हम इस लाइब्रेरी का हमने डाउनलोड किया, जो कि conaio2.h कहलाता है। उसको हमने डाउनलोड किया मेक फाइल के ज़रिए, उसको उसकी लाइब्रेरीज़ को गेट किया, और उन लाइब्रेरीज़ को जो है वो अपने लिंकर्स की सेटिंग में जाके हमने यहाँ पे सेटिंग्स कोड ब्लॉक्स की, और कंपाइलर में गए, और यहाँ पे ये लिंकर सेटिंग्स का टैब है, इसमें मैंने उनके पाथ को ऐड कर दिया लाइब्रेरीज़ के। देन आपने जस्ट क्या किया कि इंक्लूड और conaio2.h लिख दिया, तो वो लिंकर जो है इस लाइब्रेरी को लेने के लिए, conaio2.h को लेने के लिए वो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली उस पाथ के अंदर जाएगा जो जहाँ पे वो लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं जिनका हमने लिंकर में सेटिंग कर दी हुई है, तो वो वहाँ से जाके, अगर आप लिंकर में सेटिंग नहीं करते तो फिर आपको क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कोटेशन मार्क लिखेंगे, और इस फाइल का जो एब्सोल्यूट पाथ है, यानी जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है, सपोज ये C:\\बैकस्लैश, चूँकि जो भी पाथ होगा वो आपको इधर पूरा एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, और फिर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि लिंकर में ये सेटिंग्स कर दी हैं तो हम conaio2.h लिखेंगे। मेक श्योर कि ये conaio2.h हो, क्योंकि इस लाइब्रेरी का नेम ही conaio2.h है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखिएगा conaio2.h लाइब्रेरी है आपके पास, जिसमें फंक्शंस लिखे गए हुए हैं। तो आपने उसको इंक्लूड कर लिया, और अब ये जब आप यूज़ करेंगे conaio2 जो कि हमने डाउनलोड किया, उसको कंपाइल किया और उसको हम यूज़ करेंगे, तो ये जो उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं हम इनको, अब कंपाइलर जो है इसको कंसीडर करेगा। और अब आप देखेंगे जब ये आउटपुट कर रहा है तो उसने क्या किया कि मैंने पहले लिखा कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर रेड करो, वो रेड है, फिर उसका जो कलर है वाइट करो, वो वाइट है। अब जो भी टेक्स्ट आप इन कमांड्स के बाद लिखेंगे उनके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर जब ये हेलो वर्ल्ड लिख दिया उसने स्क्रीन पे, तो वो देखें उसके ऊपर वो कलर्स के जो एट्रीब्यूट हैं वो अप्लाई हो गए। देन अगेन इस सेटिंग के बाद मैंने कहा कि टेक्स्ट बैकग्राउंड 0 कर दो, जो कि अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो ब्लैक है। ब्लैक के लिए अगर आप ब्लैक लिख लें या 0 लिख दें, इज़ द सेम। अगर मैं ब्लैक लिख दूँगा तो आप देखिएगा कि ये ब्लैक की वैल्यू उसने 0 लिखा हुआ, तो मैं ब्लैक लिख देता हूँ। तो और टेक्स्ट कलर को अगेन वाइट कर दो, तो ये कंसोल के जो टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड है उसको रेड करेगा, फिर कंसोल के जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट करेगा, और देन आपको जो भी होगा आउटपुट उसको जो है वो आप देखेंगे कि आउटपुट के ऊपर उसको वो
उन सेटिंग को अप्लाई किया और उसके बाद अगेन हमने चूँकि टेक्स्ट बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया और कलर जो है वाइट कर दिया, तो वो अगेन आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है, जो जस्ट उस लाइन को जो है उसके ऊपर वो अप्लाई हुआ। अगर आप कुछ और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, सपोज़ हम सी आउट करते हैं अगेन, मैं लिखता हूँ वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। तो आप देखिएगा कि वो सेटिंग जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। इसको कंपाइल करें तो इन 2 लाइंस के ऊपर वो सेटिंग्स जो है वो टेक्स्ट की, कलर्स की जो है वो अप्लाई होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये शो होने के बाद जो है वो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए, जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर कर दो, तो फिर आपके पास जो है वो एक फंक्शन क्लियर स्क्रीन आपके पास है अवेलेबल। तो आप इसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते, देन आप जस्ट क्लियर स्क्रीन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन की जो आउटपुट है वो ये पहले वाली वो क्लियर हो जाएगी। तो आप रन करेंगे तो वो देखें वो आउटपुट उसने क्लियर कर दी है सारी। क्लियर स्क्रीन करने से वो क्या हुआ कि अब चूंकि ऊपर कोई टेक्स्ट है ही नहीं है, तो उसने वो क्या किया कि वो कलर फॉर्मेटिंग को एज इट इज़ रहने दिया और बाकी को उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको रन करें अगेन, अगर आप नेक्स्ट कोई भी यहाँ पे अगर आप सी आउट अगेन कर दें क्लियर स्क्रीन करने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो हेलो वर्ल्ड आया और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और सी आउट कर देता हूँ। और हम यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे इसके बाद। और ये क्लियर स्क्रीन करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक SCONIO के अंदर एक फंक्शन है जो कि हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि गेट ch, आप क्या करते हैं गेट ch फंक्शन, तो ये वेट कर रहा होगा कीबोर्ड से कोई भी करैक्टर जो है आप गेट करने के लिए वेट करेगा। तो आप इसको रन करेंगे तो इसके लिए आप ये देखें, जब जो ही मैंने कीबोर्ड से कोई करैक्टर प्रेस किया तो मुझे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो उसने क्या किया कि स्क्रीन को क्लियर किया और उसके बाद टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक और बाकी जो है वो वाइट कर दिया। तो बाकी जो आप देख रहे होंगे कि वो कंसोल जो है वो दोबारा से उस पैटर्न पे आ गई, लेकिन चूंकि वो क्लियर स्क्रीन किया तो उसने वो जो टेक्स्ट कलर के क्लियर स्क्रीन करता क्या है कि वो आपके जो ब्लैंक स्पेसेस आपके जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट कर देता है। तो वो ब्लैक स्पेस भी एक करैक्टर है, तो वो जितने भी करैक्टर आप उसके आते हैं तो उनके ऊपर वो बेसिकली क्या कर रहा है कि उनके बैकग्राउंड कलर को वो रेड कर रहा है और टेक्स्ट कलर को वो वाइट ही कर रहा है। लेकिन चूंकि वो क्लियर स्क्रीन किया तो वो जितनी भी कंसोल है वो जो उसके ऊपर वो ब्लैंक करैक्टर आता है, तो वो उसलिए आपको वो सारी स्क्रीन रेड नज़र आ रही है। तो यहाँ से आप देख लें कि आपने इस तरह से आपके पास ये गेट ch क्या करता है कि ये एक फंक्शन को गेट करने के लिए अगर आप गेट ch कर देंगे तो वो उसी करैक्टर को जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे उसको इको भी करेगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको अगेन स्टॉप करके इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो अगर आप मैं देखें अगर ए प्रेस करूँगा तो वो उस ए को उसने इको किया है, लेकिन इको करने के फ़ौरन बाद वो क्या है कि वो स्क्रीन क्लियर हो रही है और वो इको जो करैक्टर उसने किया वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं क्लियर स्क्रीन को फॉर इंस्टेंस ख़त्म करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट करने के लिए आप क्या है डबल स्लैश लगाएंगे तो वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगी, फिर वो कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। तो मैं जब रन करूँगा तो अब आप देखें सपोज़ मैंने आर को प्रेस किया तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर उसने देखें
इको भी किया ये आर को। अगर मैं यहाँ पे एक \n लगा दूँ, ये भी बेसिकली न्यू लाइन के लिए है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखें कि वो जब इको करेगा कोई भी करैक्टर, जब आप प्रेस करेंगे गेट सी एच के से, मैंने जे को प्रेस किया तो वो जे को इको कर रहा है, गेट सी एच ई फंक्शन, और फिर ये न्यू लाइन पे गया, यस इट्स कोनायो 2 फंक्शंस। तो ये इस तरह से आप जो है वो कोनायो लाइब्रेरी को अपने डाउनलोड करना है और इसको जो है वो कंपाइल करना है, और इसके जो कुछ फंक्शन हैं वो उनको जो है वो आपने यूज़ करना है। कोनायो का जो है वो कंप्लीट जो रेफरेंस है जिसमें कुछ जो इसके फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं वो आप यहाँ से इस लिंक से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ कोनायो की, जो इसमें फंक्शंस लिखे हैं आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जो कि बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी के जो रेफरेंस है इसको डाउनलोड करें, साथ इसको भी स्टडी करें, और इसके अंदर जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उनको यूज़ करें, और देखें कि आप जो आपको डिज़ायर्ड चाहिए रिज़ल्ट वो कौन सा फंक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। एक फंक्शन ये गो टू एक्स वाई, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली जब आप कोई भी सी आउट करते हैं तो ये स्क्रीन की ज़ीरो जो है लोकेशन से जो है वो उसको आउटपुट करना शुरू करता है। तो ये एक्स एक्सिस जो है वो ऐसे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और वाई एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड्स है। तो ये जो कॉर्नर है आपकी स्क्रीन का ये बेसिकली 0 0 कहलाता है, 0 एक्स एक्सिस में और 0 वाई एक्सिस में। तो आपकी स्क्रीन जो कंसोल विंडो है वो बेसिकली जब मैं अगर आपको दिखाऊं कंसोल विंडो, इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं। तो ये जो कंसोल है इसका ये जो टॉप कॉर्नर है यहाँ से इस साइड पे ये एक्स कहलाते हैं, मींस आप इसको रोज़ कह लें, और ये वाई एक्सिस वर्टिकल टुवर्ड्स कॉलम, इनको आप कॉलम कह लें, या इस तरह से आप इनको रोज़ कह लें, और इस तरह से ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं। तो ये एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड है आपकी सारी कंसोल। नॉर्मली जो पहले आपके पास कंसोल आती थी वो 24 रोज़ के ऊपर होती थी मुश्तमिल, और 80 कॉलम्स के ऊपर। लेकिन अभी चूँकि विंडोज़ में ये जो कंसोल है इसके अंदर ये स्क्रोलिंग का कंसेप्ट आ गया है, तो वो आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई कि 24 रोज़ और 80 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली आप इस स्क्रीन को आप देखेंगे तो आप लिमिट कर सकते हैं, या आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंसोल को कितने रोज़ और कितने कॉलम्स के ऊपर जो है वो लिमिट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये बजाय इसके कि ये 0 0 से स्टार्ट करे, मींस इस कॉर्नर से, और ये मिडल पे आए स्क्रीन के, तो हम क्या करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है गो टू एक्स वाई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसको कॉल करता हूँ गो टू एक्स वाई। ये जितने भी फंक्शन है ये याद रखिएगा कि आपको कौन आयो में अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल मिंग डब्ल्यू में इन फंक्शंस को यूज़ करना चाह रहे होंगे जो कि कंसोल को हैंडल करेंगे, तो वो कुछ आपको ऐसी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन विंडोज़ जो है वो आपको कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती है जो कि आपकी कंसोल, जिससे आप अपनी कंसोल को हैंडल कर सकते हैं। वो थोड़े से डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको भी हम आने वाले वक्त में यूज़ करेंगे कि आप कैसे इस नॉन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ किए बगैर जो विंडोज़ की लाइब्रेरी है windows.h, उसके अंदर जो हैंडल्स आपके पास, हैंडल क्या है बेसिकली स्ट्रक्चर है जो जिसके ज़रिए आप इस कंसोल को गेट करते हैं, और फिर इसके जो कुछ फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इजी वे पे जाएंगे तो ये एक इजी वे है कि आप एक थर्ड लाइब्रेरी को डाउनलोड करें, उसको कंपाइल करें, और उसके अंदर जो फंक्शन है आप उसको यूज़ कर लें। गो टू एक्स वाई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फ़र्स्ट जो है हमें एक्स बताना है। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सिस हैं वो 80 हैं,
तो हम उसका हाफ़ करते हैं तो वो 40 के लाए, और 24 का जो हाफ़ हम 12 के लाते हैं, कर देते हैं। तो ये तकरीबन आपके पास मिडल ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा कंसोल। तो अब अगर हम रन करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका कर्सर जो है वो उस लोकेशन पे जाएगा, और ये मिडल, तकरीबन मिडल ऑफ द स्क्रीन उसने जो है उसको आउटपुट कर दिया। यहाँ पे एंड लाइन करने से वो क्या होगा कि आपकी ये जो 12 है ये 13th लोकेशन पे जाएगा, और फिर ये उसको यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करेगा और उसके ऊपर वो प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाता और सेमीकोलन कर देता हूँ, और अगेन यहाँ पे गो टू एक्स वाई कर देता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गो टू एक्स वाई, और यहाँ पे अगेन उसी तरह से मैं 14 और 13 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये एक लाइन बिलो ऑटोमेटिकली जाएगा और वहाँ पे इसको आउटपुट करेगा, लेकिन करेगा बिल्कुल मिडल में ही। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें उससे बिल्कुल मिडल से वो स्टार्ट हुआ, और वो जितने करैक्टर हैं वो बेसिकली एक कॉलम के ऊपर, एक कॉलम में एक करैक्टर शो हो रहा है, और वो उतने कॉलम उसने आके जितने भी करैक्टर हैं वो प्रिंट आउट कर दिए। तो इस तरह से आप अपने कंसोल के ऊपर जो कर्सर है उसकी जो लोकेशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन गो टू एक्स वाई। अब एक एक्सरसाइज थोड़ी सी हम ये करते हैं, मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें जो कि एक गेम बन रही होगी। गेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका डिस्प्ले जो मेक ओवर है वो आप जो मर्ज़ी कलर वगैरह इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं कि हम यूज़र से जो है वो एक करैक्टर शो करेंगे, और उस करैक्टर को हम कीबोर्ड इवेंट के ज़रिए जो है वो मूव करवाएंगे यूजिंग दिस लाइब्रेरी। तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको थोड़ी सी उसकी एक एग्जांपल करके बताता हूँ, देन हम उसको थोड़ा सा फर्दर एनहांस करेंगे और देखेंगे कि हम ये जो कीबोर्ड करैक्टर्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सी आउट करते हैं करैक्टर को, और जो करैक्टर है वो बेसिकली क्या है हमारा एक कैरेट साइन, मे बी कैरेट साइन जो है वो अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करूं तो ये मेरे पास ये कैरेट साइन आ जाता है। इस करैक्टर को जो है वो मैं जो मेरी कंसोल है उसकी जो लास्ट रो है उसके ऊपर जो है उसको मैं शो करवाना चाहता हूँ मिडल में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक गो टू एक्स वाई यूज़ करता हूँ, गो टू एक्स वाई, और मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस में जो है वो सेंटर चूँकि वो 40 और 24th जो है वो मेरी जो रो है उसके ऊपर इसको जो है वो शो करो। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये, मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, इसको मैं रन करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये करैक्टर जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को इस करैक्टर को जो है हम जो है वो मूव कराना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यूजिंग आवर कीबोर्ड। तो अगर सपोज़ मेरे पास ये जो एक और काम करते हैं, मैं इस चीज़ को करने से पहले एक थोड़ा सा और भी ये देखते हैं कि हम करैक्टर जो कीबोर्ड के ऊपर जो करैक्टर्स हैं इनके जो एस्की कोड है कि ये बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये इनके हर करैक्टर्स के एक एस्की कोड है। जैसे कि ए अगर आप लिखेंगे तो इसका एक एस्की कोड है, आई थिंक इट्स 95 और 97 स्मॉल का, और जो कैपिटल ए है वो 65 से है वाला। तो इसको करके देखते हैं कि जब वो की प्रेस करे तो उसका जो है वो एस्की कोड जो है वो भी प्रिंट आउट करे साथ। तो हम क्या करते हैं कि एक लूप लिखते हैं डू, और फाइल
और वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन क्या लिखते हैं कि की इज़ नॉट इक्वल 27 और सेमी कॉलन। यहाँ पे ये डू का जो सिंटैक्स है ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने डू वाइल लूप लिख दिया। इसमें की जो है ये मैंने अभी डिफ़ाइन नहीं की, तो की एक इंटीजर वेरिएबल है, इसको मैं लिखता हूँ इंटीजर की। और यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, की इज़ इक्वल गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच जब आप करेंगे तो जो भी करेक्टर आप कीबोर्ड से प्रिंट आउट करेंगे, ये बेसिकली गेट सी एच क्या करता है कि उसका जो इंटीजर कोड है वो रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न कोड को जो है वो हम इस वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं, की में असाइन कर देते हैं। और की जो है वो मैं फिर चेक करता हूँ कि अगर तो वो कोड 27 है तो उस वक्त तक लूप चलता रहे जब तक ये वो की के पास जो कोड है 27 नहीं होता। ये तो ये 27 कोड जो है बेसिकली आपके कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की का होता है, ESC एस्केप की का। तो ये क्या करे, जब तक सी आउट करे क्या कि सी आउट करे की के पास क्या होगा कि वो इंटीजर कोड, और फिर इसको हम क्या करते हैं, जो भी उसका कोड होगा उसको वो आउटपुट करे, और इसके बाद वो क्या करे कि इस की को कन्वर्ट करे। कास्टिंग जो है अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन जस्ट हम क्या करते हैं कि उसकी की को जो है वो आउटपुट करें। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखें कि वो एक कंटिन्यूस लूप के अंदर है। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये स्मॉल ए मैंने प्रेस किया तो उसने कहा ये 97, इसका जो रिटर्न कोड है वो 97 है। बी करूँगा तो वो 98, इस तरह वो कंटिन्यूस करता जाएगा। सी 99, अगर आप देखेंगे शिफ्ट दबा के मैं ए प्रेस करूँगा तो वो 65 आ गया। ठीक है, जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं 65 इंटू 32 कलबन ABC जो है वो Z तक 32 है, तो 65 में 32 ऐड करें तो फिर वो 97 स्मॉल ABC का कोड शुरू हो जाता है। इसी तरह से 1 2 3 ये देखें 49 है, ये 50 है, 1 2 3 ये हर करैक्टर का जो है वो एक कीबोर्ड। अगर एंटर करें तो 13 है, स्पेस 32 है। तो ये हर करैक्टर का जो है ना वो आपको कोड रिटर्न कर रहा है, ASCII कोड। तो हम इससे ये है कि वो अब मैंने जो कि लूप कंटिन्यूस लूप के अंदर है हम, तो जब तक मैंने लिखा है कि की नॉट इक्वल टू 27, अगर मैं कीबोर्ड से तो गेट सी एच देखें, आपको एंटर नहीं करना पड़ रहा। सी इन जब ये आप लिखते हैं तो फिर आपको वो करैक्टर प्रेस करने के बाद एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे गेट सी एच क्या कर रहा है आपको फंक्शन, कि आपको एंटर नहीं करना पड़ा, आप जो ही कोई की प्रेस करते हैं तो वो उसका आपको रिस्पांस आता है। तो जो ही मैंने एस्केप प्रेस किया तो वो देखें उसने कहा कि ये 27 की प्रेस हुई है, तो वो लूप ब्रेक हुआ और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो कि यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, तो वो प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यूज़र से सिमिलरली इसको अगर आप रन करें तो अगर ये अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो का कोड जो है हम गेट करते हैं पहले। तो इसने मुझे जो कोड रिटर्न किया है 22472 कोड रिटर्न कर रहा है ये अप एरो का 222480, डाउन एरो का 22477 जो है ये राइट एरो का, और लेफ़्ट एरो का 22475। ये मुझे वो कोड, हम इस कोड को जो है इन कीज़ कोड को जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने अप एरो, डाउन एरो और लेफ़्ट और राइट एरोज़ को यूज़ करने के लिए उस कर्सर को कंट्रोल करते हैं कि जब तक अगर हम यूज़र जो है ये वाली की प्रेस करे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इस सी आउट को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ की इज़ इक्वल 97, अगर उसने ए प्रेस किया है सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक टास्क दूंगा जिसमें आप
डाउन लेफ़्ट एरो कीज़ के ज़रिए आप इसको कंट्रोल करेंगे। तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि अगर उसने ए प्रेस किया है तो इफ़ की इज़ इक्वल टू 97 की इज़ इक्वल टू गेट सी एच जब करेंगे इस लूप के अंदर, तो फिर चेक करते हैं कि अगर तो ए प्रेस हुआ है मीन्स स्मॉल ए, तो वो गो टू एक्स वाई। अब यहाँ पे जो एक्स वाई कंडीशन है इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल एक रो और एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, हम बजाय इसके कि हम स्पेसिफाई करें कि इस रो और कॉलम के ऊपर जो है वो रो इज़ इक्वल टू हम 24 करते हैं, ठीक है, और कॉलम इज़ इक्वल टू 40 कर देते हैं, ठीक है। इनको हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी रो और कॉलम को, और गो टू एक्स वाई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉलम कॉमा रो, इस लोकेशन पे जाओ और सी आउट करो ये वाला करेक्टर कैरेट साइन और सेमीकोलन, और जब की जो है वो 97 प्रेस हो तो अब आप क्या बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं कि आपने उस करेक्टर को टुवर्ड्स लेफ़्ट मूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस ऑपरेटर जो है वो बेसिकली ये इक्वल है इस चीज़ के, कॉलम इज़ इक्वल टू कॉलम माइनस 1 के। तो अगर आप कॉलम और इस यूनरी ऑपरेटर को लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि उस कॉलम की वैल्यू में एक माइनस कर देगा। तो अभी वो 40 है तो वो 39 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम कॉमा रो, इस पे जाओ और सी आउट करो अगेन वही करेक्टर, शिफ्ट ये वाला करेक्टर और सेमीकोलन। जितनी दफ़ा मैं ए प्रेस करूँगा अब आप देखेंगे कि वो करेक्टर उससे प्रीवियस जो कॉलम के ऊपर जो है वो करेक्टर प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा अगेन इस जगह पे भी सेमीकोलन मिस किया है। ये सेमीकोलन जो है ये बहुत ज़रूरी है, टर्मिनेटर कहलाता है कमांड का। तो जितनी जगह पे आप मिस करेंगे वो आपको एरर देता जाएगा। अब मैं ए प्रेस करता जा रहा हूँ तो वो देखें कॉलम की वैल्यू चूँकि वो ए की कंडीशन मेट कर रही है तो वो उसको वो एक 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 जो है वो कॉलम माइनस करता है और उसके ऊपर वो करेक्टर को प्रिंट आउट कर रहा है। लेकिन ईच टाइम अब देखें वो प्रीवियस वाले वो एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं, जो करेक्टर ऑलरेडी उसे प्रीवियस कॉलम के अंदर है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्लियर स्क्रीन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक इफ़ेक्ट ऐसे लगेगा जैसे वो मूव कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे CLR SCR फंक्शन यूज़ करता हूँ, क्लियर स्क्रीन। तो वो ईच टाइम जब आप की प्रेस करेंगे वो प्रीवियस वाले को क्लियर करेगा और अगेन वो करेक्टर को वहाँ पे शो करेगा। तो आप देखें कि ये अब मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ़्ट। ईच टाइम मैं ए प्रेस करूँगा तो वो आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, कोई भी करेक्टर है आपका, ठीक है। तो ये करता जाएगा और अनटिल ये उस डिस्प्ले से आउट हो जाएगा। तो आप अगेन एक कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू कॉलम इज़ लेस दैन 0, यानी कि वो 0 से लेस दैन हो तो कॉलम इज़ इक्वल टू 0 ही कर दो। तो वो कॉलम की वैल्यू को 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। ईच टाइम जब वो माइनस करेगा तो हम चेक करते हैं कि अगर कॉलम की वैल्यू ईच टाइम वो प्रेस करेगा तो साथ साथ हम चेक भी करेंगे कि अगर कॉलम की वैल्यू 0 है तो कॉलम इज़ इक्वल टू 0 ही कर दें। तो वो अब आप स्क्रीन से आप देखेंगे कि वो ऑफ नहीं होगा। वो जब जो ही वो 0 हुआ
लेकिन उसने उसको क्या किया, उसकी रो जो है वो अगेन 0 0 कर दी, तो वो रो ऊपर आ गया, लेकिन वो स्क्रीन से ऑफ नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि रो इज़ इक्वल टू 24 ही रहने दो। अब अगर हम करके देखें, इफ़ कॉलम इज़ लेस देन और इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो इक्वलिटी भी चेक करे। वो भी चूँकि वो ऑफ होता है स्क्रीन से, तो तब वो चेक करता है इस कंडीशन को। तो यहाँ पे अगर हम इसको अब रन करें, तो वो आप देखिएगा कि वो उसी इसको 0 की बजाय 1 कर देते हैं, ताकि वो 1 कॉलम से चेक करे। इफ कॉलम इज लेस देन 1 देन कॉलम इज इक्वल टू 1 कर दो। ये बेसिकली वो 0 किया हुआ है, इसको 1 कर दो, 0 करते हैं। अब देखते हैं, और रो इज इक्वल टू 24 रहने दो, ताकि वो ऊपर जो है वो करेक्टर ना आ जाए। स्टिल इट्स गोइंग ऑफ द स्क्रीन, और फिर उसके बाद ये करेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। इफ कॉलम इज लेस देन और इक्वल 0, कॉलम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो कि कंडीशन टूल एक्स करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करते हैं, क्योंकि वो इस वैल्यू करने के बाद वो अगेन उसकी वैल्यू को माइनस कर रहा है। तो ये कॉलम को पहले माइनस माइनस करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आता है कि नहीं। कॉलम इज इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, और अब रन करते हैं। ये देखें, अब वो चूँकि क्योंकि मैं ज़ीरो लिख रहा था, तो वो ज़ीरो ऑफसेट बाहर जाता था, तो वो क्या कर रहा था, वो अगेन 0 0 लोकेशन पे चला जाता था। तो अब आपका वो करेक्टर जो है, जो भी आप करेक्टर स्क्रीन के, वो ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अब चूँकि वो लेफ़्ट और वैल्यू नहीं वो जा रही, 0 लोकेशन पे आ गया हुआ है कॉलम के, तो वो मूव नहीं करता। इसी तरह से अब अगर हम चाहते हैं कि वो टूवर्ड्स राइट मूव करे, तो ये सेम कंडीशंस को हम कॉपी करते हैं, इतनी इसको कॉपी करते हैं और अगेन पेस्ट करते हैं। अब से हम और डी को प्रेस करें जो कि टूवर्ड्स राइट है, और अगर ए का कोड 97 है और बी 98, सी 99 और डी 100 होगा। तो अगर कीज़ इक्वल टू 100 है, तो फिर क्या करो, कॉलम में प्लस प्लस करो, टूवर्ड्स राइट मूव करो, और इफ़ कॉलम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल 80, तो कॉलम इज़ इक्वल टू 80 रहने दो, रो को 24 ही रहने दो। तो अब वो जो है करेक्टर टूवर्ड्स राइट मूव करना शुरू करेगा उसकी करंट लोकेशन से। अगर डी को प्रेस करते हैं, ये देखें, ए को प्रेस करेंगे तो वो उस जगह से टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव कर रहा है, और डी को प्रेस करेंगे टूवर्ड्स राइट मूव करेगा। तो ये भी चेक करते हैं कि ये 80 वाली कंडीशन है। ये देखें, ए जो ही 80 कॉलम हुए उधर वो स्टॉप हो गया। ये देखें, ये करेक्टर को राइट और लेफ़्ट मूव आप कर रहे हैं यूजिंग दिस लाइब्रेरी फंक्शंस। तो इसको आप कोशिश करें कि आप ये लेफ़्ट और राइट एरो कीज़ के कोड के साथ करें। ये वो कैसे गेट करेंगे, वो आपने गेट सी एच के ज़रिए उसको सी आउट करके देख लें कि वो क्या कोड रिटर्न करता है। सिंपली उसी कोड को वो की में ले के यहाँ पर आपने प्रिंट आउट करना है, लेकिन आप इसको करके देखिएगा। और अगर आपको जो है वो किसी चीज़ की समझ नहीं आई इस पूरे लेक्चर में,
तो आप काइंडली जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करें और उर्दू आई टी अकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर या उनके उर्दू आई टी अकेडमी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पोस्ट करें, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। Until next lecture, bye bye.